नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके क्लियर करूंगा जो आपको लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान करते होंगे। दो डाउट्स आपको लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करेंगे अगर आप लॉ प्रोफेशन के अंदर जुड़े हुए हो। तो ये वीडियो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल के अंदर बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि ये डाउट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देता है और ना ही बार काउंसिल की तरफ से आपको क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है या फिर ना ही कोई भी कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे जो है आपको क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्रक्स के अंदर एक एक बात मुद्दे की आपकी क्लियर करूंगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद अपने मन के अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप प्लीज इस वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके मन में भी पहले ये डाउट था जो मैंने क्लियर करा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दो आपके डाउट्स मैं स्पेसिफिकली क्लियर करूंगा। सबसे पहला डाउट आपके मन में ये आता होगा कि भाई मैंने जो है अपनी एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली है, मैंने अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट अपना करवा लिया है, ठीक है। अब इस केस के अंदर एनरोलमेंट कराने का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना एलएलबी का डिग्री पूरी करने के बाद मैं अपनी स्टेट बार काउंसिल के पास गया, मैंने अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट करा लिया जो मेरा टेम्परेरी एनरोलमेंट होता है, 2 सालों तक के लिए वैलिड होता है और मेरे को 2 साल के अंदर अंदर अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करना होता है, मैंने वो भी कर लिया, ठीक है। अब ऑफिशियली मैं अब एडवोकेट परमानेंट एडवोकेट बन चुका हूं। अब इस केस में मैं कोर्ट जाता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं एनरोलमेंट मैंने ले रखा है, मैं कोर्ट जाता नहीं हूं, कोई प्रैक्टिस मेरा करने का मन नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने अपनी एलएलएम की डिग्री पाने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन करा लिया और मैं अपनी एलएलएम करने लगा। तो मेरा एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट भी है, साथ साथ मैं अपनी एलएलएम भी कर रहा हूं। तो क्या मेरा जो प्रैक्टिस करने का टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा मेरी एलएलएम डिग्री करते दौरान? पहला डाउट मैं ये क्लियर करूंगा। दूसरा डाउट ये क्लियर करूंगा मैं आपका कि अगर मैंने अपना एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट करा लिया है, अभी मैंने आपको बताया एनरोलमेंट कराने का मतलब क्या है कि मैंने अपनी स्टेट बार काउंसिल में गया, डिग्री पूरी करने के बाद एलएलबी वाली मैंने अपना एनरोलमेंट करा लिया। अब उसके बाद 2 साल का मेरा टेम्परेरी एनरोलमेंट था, उसके बाद मैंने एआईबी दिया, मैंने एआईबी भी क्लियर कर लिया। अब मैं परमानेंट अपना एडवोकेट एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट मैंने करा लिया है। अब मैं कोर्ट जाता नहीं हूं, कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूं, ठीक है जी, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं घर में बैठा हुआ हूं, अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। अब आपको पता होगा कि अगर आपको हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देना है तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन करना होता है। पहला आपको पता है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मैंडेटरी है। साथ में यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 233 क्लॉज 2, मैं अगर गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, अभी प्रोविजन एकदम मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो रहे। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 233 क्लॉज 2 है जो इसके बारे में डील करता है कि अगर आप एक हायर जुडिशरी में जज बनना चाहते हो, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हो, जिसको एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, एडीजे बोलते हैं, तो वहां पे आपके पास 7 सालों का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो हायर जुडिशरी का, उससे पहले आपके पास 7 सालों का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब यहां पे सिचुएशन आती है, भाई मैंने अपना एडवोकेट एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट करा लिया, ठीक है, बट मैंने क्या कहा, भाई मैं तो प्रैक्टिस करने जाता नहीं हूं, मैं तो घर पे बैठ के अपना हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं। अब उस केस में मैं जब घर में बैठा हुआ हूं, मैं कोर्ट गया नहीं, मैं प्रैक्टिस करने गया नहीं, लेकिन मैंने एनरोलमेंट अपना एज एन एडवोकेट करवाया हुआ है, तो मेरा घर पे बैठे हुए पढ़ाई करते रहना 7 साल का एक्सपीरियंस मेरा काउंट होगा। और मैंने 7 सालों तक अपनी पढ़ाई करी, कोई कोर्ट नहीं गया, कोई कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। तो हायर जुडिशरी के लिए क्या मेरा यहां पे 7 सालों का जो मैंने एनरोलमेंट कराया हुआ है मेरा काउंट होगा या नहीं होगा? ये दूसरा डाउट मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले डाउट की तरफ हम आते हैं। तो यहां पे आप अगर एलएलबी डिग्री पूरी करने के बाद में आप एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करा लेते हो, साथ में आप अपनी एलएलएम की डिग्री करने लगते हो, तो यहां पे अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, 10 अप्रैल 2023 की मैं बात बता रहा हूं क्लियर शब्दों में, यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला है कि भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका एज एन एडवोकेट का जो टाइम पीरियड है वो चलता रहेगा, भले ही बीच में आप एनरोलमेंट भले ही बीच में आप जो अपना एलएलएम की डिग्री करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का जो टाइम पीरियड है उसको इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। याद रखिएगा क्लियर शब्दों में कि आप अगर अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट करा लेते हो और आप बीच में कभी भी एलएलएम की डिग्री करने लग जाते हो, 1 साल वाली या 2 साल वाली, ठीक है, तो उस केस में जो आपका 1 साल वाली एलएलएम की डिग्री आप कर रहे होंगे या 2 साल वाली आप अपनी डिग्री का एलएलएम कर रहे होंगे, तो आपके प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का जो टाइम पीरियड कंक्लूड होगा, कैलकुलेट करा जाएगा, उसमें कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने एनरोलमेंट करा लिया, एनरोलमेंट कराने के 2 साल बीत गए, ठीक है, 2 साल तक आप घर पे बैठे रहे, ठीक है, और तीसरे साल में आपको लगा यार मैं एलएलएम कर लेता हूं, तो आपने 1 साल वाली या 2 साल वाली एज अ केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होती, दोनों डिग्रियां वैलिड हैं। बार काउंसिल की तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि भाई 1 साल वाली बंद कर दी गई है या 2 साल वाली बंद कर दी गई है, दोनों डिग्रियां अपने तौर पर बिल्कुल वैलिड है, आप एक्सेप्टेबल हैं, आप कहीं पे भी किसी भी तरह पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने क्लियर शब्दों में आपको ये बात बोल दी है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन भी आई थी, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना भाई, वो वीडियो इस पर्सपेक्टिव में थी कि बार काउंसिल प्लान कर रहा है
1 साल वाली एलएलएम को बंद करने के लिए। वो वीडियो मैंने उस पर्सपेक्टिव में बताई थी, उसके अंदर सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर भी करे थे। तो वीडियो को थोड़ा मैंने बोल रखा है बार बार, शुरू से एंड तक जरूर देखा करिए। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो तीसरे साल में आपने एलएलएम करने का सोचा, मान लेते 1 साल वाली आपने कर ली, तो जो तीसरा साल पूरा आपका होगा, तीसरे से चौथा साल आपका पूरा एलएलएम में चला गया, ठीक है। फिर 5वें साल से आपने दोबारा अपने घर पे बैठे हुए हो, तो क्या यहां पे जो मेरा 1 साल एलएलएम में गया है तो वो मेरा इंक्लूड होगा एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट का? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे 2009 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रूल्स मेंशन करे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस रूल को यहां पे अपने जजमेंट के दौरान, स्टेटमेंट देते दौरान ये क्लियर शब्दों में बोला है कि भाई जब बार काउंसिल अपने रूल बना दिए कि भाई तुम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट हो, साथ साथ तुम एलएलएम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके एडवोकेट होने के, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने के नाते का टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते दौरान, तो आपको कोई भी तरह का इशू नहीं फेस करने को मिलेगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला है, क्योंकि यहां पे अभी दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस का अपॉइंटमेंट हुआ है, आप लोगों को पता होगा। तो उस केस में लिस्ट निकली थी, उसमें कैंडिडेट था, उसके कैंडिडेट के ना एक दिक्कत आ रही थी कि भैया मैंने ना एलएलएम करी थी, ठीक है, लंदन से बाहर जाके 1 साल की, ठीक है, और मैं एज एन एडवोकेट एनरोल भी था। अब मैंने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट जज आपको अपॉइंटमेंट होने के लिए 7 सालों का टाइम पीरियड होना चाहिए। तो यहां पे इशू रेज हुआ कि ये जो 1 साल है ना, 1 साल बंदा बाहर था, तो इसका वो टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं होना चाहिए प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट के लिए। तो यानी कि इसका 6 साल का टाइम पीरियड इंक्लूड हुआ है, 7वां साल तो ये एलएलएम करने चला गया था अपना, ठीक है। इस सिचुएशन में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला नो, यहां पे बंदे का 7 साल का टाइम पीरियड कंक्लूड करा जाएगा और उसको दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम उसने क्लियर करा है, उसको अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हो जाते हो, भले ही आप एलएलएम करने भी चले गए, बार काउंसिल ऑफ रूल्स के मुताबिक यहां पे कोई भी तरह का आपका टाइम पीरियड बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं, याद रखिएगा। तो पहला डाउट मैंने आपको क्लियर शब्दों में क्लियर कर दिया है। दूसरा डाउट हमारा क्या था कि भाई अगर मैं घर पे बैठा हुआ हूं लेकिन मैंने एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करा लिया, तो मेरा घर पे बैठे रहना एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग वाला जो टाइम पीरियड होगा, 7 साल का एक्सपीरियंस, वो इंक्लूड होगा, उसको मान्यता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, याद रखिएगा, बिल्कुल मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को भी क्लैरिफाई करा है भी रिसेंटली क्लियर शब्दों में कि भाई एडवोकेट का जो टैग मिलता है ना एनरोलमेंट हो जाने के बाद, एडवोकेट का जो टैग मिलता है उसमें दोनों लोग इंक्लूड होते हैं। आप एज एन एडवोकेट हो और आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, दोनों व्यक्ति को इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर एडवोकेट एज एन एडवोकेट आप एनरोलमेंट हो गए हो, इस लाइन के अंदर दोनों लोग इंक्लूड होते हैं। आप घर बैठे हुए एज एन एडवोकेट का अपना टैग लिए बैठे हुए हो, तब आप भी 7 साल के पीरियड के अंदर आओगे, और जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है एक्चुअली, उसने अपने केसेस लड़े हैं एक्चुअली, वो भी व्यक्ति जो इंक्लूड होते हैं अपने एज एन एडवोकेट के 7 साल वाले एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पे क्लियर शब्दों में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करा है कि देयर इज नो डिफरेंस। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, आपको कोई डाउट ना रहे। आर्टिकल 233 क्लॉज 2, यानी कि हमने सही आर्टिकल बोला था, तो आर्टिकल 233 क्लॉज 2 का जो संविधान है उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर बोला हुआ है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज एन एडवोकेट एंड पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट। जो व्यक्ति एडवोकेट का अपना टैग लेके बैठा हुआ है, एनरोलमेंट करा लिया है और अपना घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर रहा है, और जो व्यक्ति ने अपना एनरोलमेंट करा लिया है, कोर्ट में जाके वो केस लड़ रहा है, कोई भी ट्राइब्यूनल्स में जाके केस लड़ रहा है, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी के आगे केस लड़ रहा है, कोई भी ड्राफ्टिंग का काम कर रहा है, कोई भी XYZ कोई भी लॉ से रिगार्डिंग काम कर रहा है ना, तो वो भी व्यक्ति हमारा एडवोकेट की कैटेगरी में आएगा 7 साल का पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। और कोई व्यक्ति घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर रहा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई भी जॉब नहीं कर रहा आउट अदर देन द फील्ड ऑफ द लॉ, उस व्यक्ति को भी हम एज एन एडवोकेट का दर्जा देंगे, आर्टिकल 233 के क्लॉज नंबर 2 के अंदर एलिजिबिलिटी में इंक्लूड करेंगे, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने अपनी एलएलएम लॉ की डिग्री कर ली भाई, और अपना मैंने एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करा लिया, AIB भी क्लियर कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, अब परमानेंट एडवोकेट का मेरे पे टैग लग गया है, ठीक है जी। अब इस केस में मैं कहीं पे जॉब करने लग गया, क्योंकि कमाई होने ही थी मेरी, ठीक है, मैं पेपर की भी तैयारी भी कर रहा था, और मैंने सोचा चलो भाई कहीं पे मैं अपनी जॉब कर लेता हूं आउटर अदर द फील्ड ऑफ द लॉ। उस केस में मेरा क्या होगा, क्या मेरा टाइम पीरियड इंक्लूड होगा या नहीं होगा? भाई देखो क्लियर शब्दों में मैंने क्या बोला था कि भाई कहीं पे जॉब नहीं करनी, घर पे बैठे हो तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब यार तुम दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो, बार काउंसिल मान्यता थोड़ी ना देता है। बार काउंसिल क्लियर शब्दों में कहता है कि कोई भी वकील हो ना आप, तो कोई भी वकील कोई बिजनेस नहीं चला सकता, कोई परचून की दुकान नहीं चला सकता, कोई भी तरह की दुकान नहीं चला सकता, कोई भी तरह की जॉब नहीं कर सकता, कोई भी तरह की अपनी ऐसी जॉब नहीं कर सकता जो कानून के दायरे से बाहर हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब बार काउंसिल क्लियर शब्दों में बोला हुआ है तो आप फिर भी कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो टाइम पीरियड है वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन आप चुपचाप बैठे हो अपने घर पे काम कर रहे हो,
ठीक है, और जॉब आप नहीं कर रहे तो सीधे शब्द में आपका टाइम पीरियड इंक्लूड होगा। तो दोनों डाउट्स में हमने क्या बोला, आप एलएलएम कर रहे हो तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा, आपका टाइम पीरियड इंक्लूड होगा 7 साल का पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी बात हमने क्या कही, आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका टाइम पीरियड जो है एक्सक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये बोला था, देयर इज नो डिफरेंस अ पर्सन हु इज एन एडवोकेट और हु इज प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। क्लियर शब्दों में ये आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये अगर आपको इतनी वीडियो मैंने क्रक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ये ढूंढने के बाद चीजों को मैंने आपके लिए प्रेजेंट करी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और जो आपके मन में सालों से डाउट बना रहा होगा, लॉ डेज में भी डाउट बना रहा होगा, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। तो प्लीज मेरे को अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत यहाँ पे मेहनत लगती है और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी आप लोगों से बस ये एक विनती है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने कलीग्स को, याद रखिएगा। ऐसी मैं डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।